हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे अब तक? हम पढ़ रहे थे SN1 क्रियाविधि, जिसके अंदर हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे SN1 मैकेनिज्म को लेके। और आज हम SN1 के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या रहने वाला है, इस पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 6th पॉइंट होने वाला है। तो 6 पॉइंट जो हमारा है बेटा वो है SN1 के प्रति एल्किल हैलाइड का क्रियाशीलता क्रम। SN1 के प्रति एल्किल हैलाइड का क्रियाशीलता क्रम क्या रहने वाला है। पॉइंट अच्छा है, क्वेश्चन आते हैं इससे, इम्पोर्टेंट कर लेना इसको। 2022 में आपकी एग्ज़ाम लगेगी, तो 2022 के लिए इम्पोर्टेंट कर लीजिए। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि इससे NCERT में काफ़ी क्वेश्चन इसके दे रखे हैं। तो बेटा हम देख रहे हैं कि SN1 क्रिया विधि के अंदर मध्यवर्ती क्या बनता था? तो मध्यवर्ती कार्बधनायन बनता था। तो कार्बधनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एल्किल हैलाइड, जैसे एक तो मान लो ये है CH3 CH2 Cl, और एक आपके है CH3 3 डिग्री, ठीक है, ये 3 डिग्री है। और ये एक आपके है, चलो पहले एक 1 डिग्री 2 डिग्री है, और एक है आपके पास 3 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो दोनों तीनों में हेलोजन है। तो ये तो आपको जब क्रिया करेगा तो 1 डिग्री CH2 कार्बधनायन बना के देगा, लेकिन ये क्रिया करेगा तो आपको 2 डिग्री कार्बधनायन बना के देगा कि नहीं, CH+। और ये आपके 3 डिग्री कार्बधनायन बना के देगा। अपन देख रहे हैं कि तीनों में कौन सा डिग्री ज़्यादा, ये प्राथमिक है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये आपके 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो क्रिया में ज़्यादा स्टेबल ये है ना, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये आपके लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। तो अब अपन जान रहे हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा बनेगा ना, तो ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। इसलिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता देखने के लिए ऑर्डर क्या हो गया आपका, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के, ये आपने समझ लिया। अतः क्रम क्या रहने वाला है, सबसे ज़्यादा तो रहने वाला है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और उसके बाद आपके रहने वाला है प्राथमिक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्रियाशीलता का क्रम है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ ये भी ध्यान रखना, अगर एल्किल हैलाइड ही कंपेयर हो रहे हैं तब तो आपको ये क्रम रखना है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का। लेकिन अगर मान लो और भी ज़्यादा स्टेबल कार्बधनायन बने तो फिर क्रम क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं पहले कि क्रियाशीलता देखनी कैसे। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट हमारा है SN1 के प्रति
प्रतिक्रियाशीलता समानुपाती 1/, समानुपाती लिखो, समानुपाती कार्बधनायन का स्थायित्व, अगर कार्बधनायन का स्थायित्व अधिक होगा तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता भी अधिक होगी। यह आपका कंसेप्ट हो गया। अब 3 डिग्री ने अधिक स्थायी कार्बधनायन दिया इसलिए इसकी क्रियाशीलता अधिक है, और 1 डिग्री ने कम स्थायी कार्बधनायन दिया था इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम है। अब मान लो हम कंपेयर करें 3 डिग्री और एक तो है 3 डिग्री आपके, जिस क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन ले लेते हैं। बस क्वेश्चन है, निम्न को SN1 के प्रति क्रियाशीलता के क्रम में जमाइए। ये क्वेश्चन अब आपके है, पहले तो ये है, एक तो है 3 डिग्री CH3 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 और CH, इसको नाम दे देते हैं चलो। और एक है आपके B CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH, ये है। अब तुम तो डिग्री देखने बैठ गए कि भाई डिग्री देख लो, लेकिन बेटा डिग्री नहीं देखनी है अब इसमें। तो अब आपको कंसेप्ट क्या पता है, कार्बधनायन बनाओ, तो इसका कार्बधनायन बनाओ। ये 3 डिग्री, हालांकि ये डिग्री ज़्यादा है, 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ये, ठीक है। और ये प्राइमरी है 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री है, ठीक है। तो ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री। अब आपको क्या करना है बेटा, 3 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होता है, आप तो इसी को टिक करोगे ना, ये ज़्यादा क्रियाशील है। लेकिन नहीं, पहले आप दोनों के कार्बधनायन बना के देखो। इसका कार्बधनायन क्या बनेगा, CH3 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 प्लस बनेगा, और इसका कार्बधनायन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, इसका कार्बधनायन ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपके कार्बधनायन है रेजोनेंस। इसमें देखो पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है, स्टेबल बाई रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से स्टेबल हो गया है क्योंकि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। इसकी रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बनेगी वो देखो, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा तो CH2 प्लस और CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे इसकी रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये कभी इस फॉर्म में कभी इस फॉर्म में आता रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल है। और ये अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 3 डिग्री 9 अल्फा हाइड्रोजन रख रहा है, तो ये स्टेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन से या इंडक्टिव इफेक्ट से। तो रेजोनेंस ये है स्टेबल बाई
स्टेबल बाई एच इफेक्ट। एच इफेक्ट का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था 11वीं क्लास के अंदर, हाइपर कॉन्जुगेशन। 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में। लेकिन हम जानते हैं कि रेजोनेंस से ये जो स्टेबल है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की तुलना रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा डोमिनेंट होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये ज़्यादा क्रियाशील। इसलिए बी की क्रियाशीलता ए की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। जब 3 डिग्री चाहे 1 डिग्री से ही कंपेयर हो रहा हो लेकिन रेजोनेंस आ जाए तो ये ज़्यादा क्रियाशील होने वाला है, जिसको बोलते हैं एलिल हैलाइड। ठीक है, एलिल क्लोराइड। तो एलिल क्लोराइड की SN1 के प्रति क्रियाशीलता 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स की तुलना में भी अधिक होती है। क्यों? सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप बोलोगे क्योंकि उससे निर्मित कार्बन आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये आपने देख लिया, बी ज़्यादा क्रियाशील है एक से। स्पष्टीकरण में क्या लिखोगे, व्याख्या। एलिल हैलाइड एल्काइल हैलाइड की तुलना में SN1 के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इससे निर्मित कार्बधनायन जिसको हमने ये कहा था, ठीक है, कार्बधनायन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। इस वजह से एलिल हैलाइड या एलिल क्लोराइड अधिक क्रियाशील होते हैं। ये आपकी व्याख्या होगी। क्लियर? चलिए, अब मान लो आपके ये तो ए और बी में था, कॉपी कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको एक और डाल देता हूँ, जमाइए में एक तो है आपके CH3 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 और वही Cl। बी है आपके पास CH2Cl। इनमें ज़्यादा क्रियाशील कौन है? अब वही आप क्या कहोगे, अरे यार ये तो 3 डिग्री है, ये तो 3 डिग्री है, और ये कैसा है, ये 1 डिग्री है। ओ तेरी, 3 डिग्री है 1 डिग्री है तो 3 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होगा, हमारे दिमाग में आ जाता है। लेकिन नहीं बेटा, मेन कॉन्सेप्ट है कार्बोनाइन बनाओ और उसका स्थायित्व देखो। तो यहाँ हम कार्बोनाइन बनाते हैं, तो इसमें तो वही बनेगा कार्बोनाइन, 3 डिग्री कार्बोनाइन, और जो तो आप जानते ही हो ज़्यादा स्थायी होता है। ये लो, और इसमें ये बनेगा। अब तुम कहोगे कि ये तो 1 डिग्री है, लेकिन 1 डिग्री के साथ वही पाई बॉन्ड रेजोनेंस लग रहा है रिंग के साथ, तो ये हो गया स्टेबल बाई रेजोनेंस, SPR आ गया इसमें।
तो इसलिए कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा, वही ए ज़्यादा क्रियाशील होगा, बी ज़्यादा क्रियाशील होगा ए से। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके कि आप चाहे 1 डिग्री हो लेकिन उसमें रेजोनेंस आपको देखना ही पड़ेगा। अगर रेजोनेंस आ गया तो फिर मामला रेजोनेंस के साथ ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस से ही कार्बन आयन को मिलती है। चलिए अब देख लेते हैं एक और। अब मान लो ऐसे आ जाए, ये वही दोबारा तीसरा क्वेश्चन है। अब ये तीसरी बार लिख रहा हूँ मैं। एक तो है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, बी है CH, फिर आ गया आपके C6H5 और फिर Br, फिर C आ गया आपके पास, CH, फिर यहाँ CH3, फिर Br और D आ गया आपके पास C6H5 का होल ट्वाइस, फिर Br, ऐसे आ गया। अब आप किसके साथ जाओगे, तो यहाँ पहले आपको डिग्री देखनी पड़ेगी। अब आपको ये लग रहा है कि ये Br यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है। नहीं बेटा, ये Br जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये Br जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और ये Br जुड़ा है इस कार्बन से। स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी आपको। तो ये तो सीधे ही बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर CH और C, ये ब्रैकेट में है ना, ये यहाँ ब्रैकेट लग रहा है, तो ये ब्रैकेट है, तो इसका ये मीनिंग है कि ये भी रिंग है, ये भी ऐसे रिंग है। C6H5 को रिंग ही तो बोलते हैं हम। और यहाँ Br लगा हुआ है, ये Br कहाँ लगा हुआ है, इस कार्बन पर। पहले इनसे देख लेना इस कार्बन की, अब जाके 4 हुई है। अब इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये C6H5 तो है ही, और इससे ये CH3 जुड़ा है। CH से कौन जुड़ा हुआ है, इधर CH3 जुड़ा हुआ है, फिर इस पे Br लगा हुआ है, ये ऐसे। ठीक है, समझ गए स्ट्रक्चर को। तो ये स्ट्रक्चर है, और ये क्या स्ट्रक्चर है, अब इसको भी देख लेते हैं। इस पे 2 है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिंग है, एक तो रिंग है ही, फिर ये C है, C पे Br लगा हुआ है, C से 2 रिंग और जुड़ी हुई है। C से क्या जुड़ी हुई है, 2 रिंग और जुड़ी हुई है, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं। समझ में आ गए आपके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाई है मैंने। चलिए, अब स्ट्रक्चर अगर आपके समझ में आ गई तो आप देख लो कि ये अपन देख रहे हैं कि ये तो एलिल है, इसमें रेजोनेंस है, लेकिन रिंग के साथ अगर Br यहाँ से हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, और यहाँ से भी हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को अगर हम देखते हैं तो ये 3 वलय के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल बाई रेजोनेंस। ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, किससे, रेजोनेंस से। ओके, और ये इसके कंपेयर, ये इसमें 2 रिंग के साथ है, इसमें 1 रिंग के साथ है, तो इसकी अगर मान लेते हैं 15 रेजोनेंट, 1 रिंग के साथ 15 रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनती है, तो इसमें 10 रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और इसमें 5
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और इसमें तो 2 रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कितनी? 2 जो पहले बनाई थी। तो ज़्यादा रेजोनेंस इसमें 3 रिंग के कारण आएगा, इसमें 2 रिंग के कारण आएगा। तो ऑर्डर क्या हो गया आपके? अतः क्रियाशीलता का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया? क्रियाशीलता SN1 के प्रति क्रियाशीलता का क्रम जो होगा वो क्या होने वाला है बेटा? सबसे ज़्यादा क्रियाशील है डी, फिर 2 रिंग के कारण बी, फिर 1 रिंग के कारण सी, और सबसे कम हो गया ए। तो ये आपके क्रियाशीलता को लेके ऑर्डर आ गया है। ए सबसे कम क्रियाशील, फिर सी, फिर बी, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा क्रियाशील है डी। सबसे ज़्यादा क्रियाशील डी, फिर बी, फिर सी, और फिर ए। समझ गए? तो ये SN1 के लिए आपको रेजोनेंस को भी देखना होता है। तो ये SN1 क्रियाविधि मैंने एल्किल की आपको क्लियर कर दी है। अब हम SN2 क्रियाविधि को ले लेते हैं कि SN2 के अंदर क्या होने वाला है। तो 6 पॉइंट जो हमने बेटा SN1 के लिए पढ़े हैं, 6th पॉइंट, अब वो ही 6 पॉइंट हम SN2 के लिए पढ़ेंगे। तो अब आपका हेडिंग डाल लें आप SN2 क्रियाविधि। तो अब ये SN2 क्रियाविधि क्या है जानिए। तो पहला बिंदु हमने वहाँ क्या लिखा था उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो यह क्रियाविधि केवल एक पद, वहाँ 2 पद थी, या एक पद में संपन्न होती है। ये पहला पॉइंट था। यह क्रियाविधि केवल एक पद में ही संपन्न होती है, ये आपका पहला पद होगा। ठीक बात? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए कैसे होती है? तो इसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होता है बेटा। अब यहाँ जैसे ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया आपने, इथाइल ब्रोमाइड। क्या किससे शुरू कर रहे हैं हम अब अभिक्रिया? इथाइल ब्रोमाइड से शुरू कर रहे हैं, और इसी पर एक्वस KOH की रिएक्शन करा रहे हैं। अब प्रोडक्ट तो आपको भी पता है भाई, जलीय KOH से वही रिएक्शन तो वही है ना। तो OH नाभिक इसने अटैक करेगा और Br यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन इसको SN2 से कैसे करें? तो देखिए इसमें Br, उसमें तो पहले Br टूटा था, फिर कार्बोनाइन बना था, और फिर अटैक हुई थी। इसमें एक पद में ही सब कुछ हो जाना है। जैसे आप देखो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसका। तो ये क्रियाविधि बता रहा हूँ। क्रियाविधि, ये जो अभी क्रिया है ना लिखिए, इसकी क्रियाविधि देखो। अब आप SN2 वाली SN2 क्रियाविधि देख रहे हैं हम इसकी। तो ये जो कार्बन है इससे ये बॉन्ड छूटेगा। तो ये कार्बन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ HH Br, और ये CH, और इस पर OH का अटैक होगा। ये नाभिक इस नहीं है, और अटैक होने के बाद ये जो कार्बन है, हीरा कार्बन, इससे Br बॉन्ड तो हटेगा, और इस पे पीछे से ये OH बॉन्ड जुड़ेगा, OH। और इस पे बाकी अपन देख रहे हैं कि यहाँ H है,
H है और एक CH3 और लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, मध्यवर्ती संक्रमण। हालांकि ये कोई स्टेप नहीं है कि ये बनना भी एक स्टेप है, ये सिर्फ सीधे टूट जाएगा, Br निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, तो CH3 CH2 और इससे OH आपके इधर जुड़ गया, OH, और Br आपके इधर निकल गया। ये होने वाला है इसमें। तो एक पद में ही हो गया ना सारा काम। इसी पद में तो नाभिक स्नेही जुड़ गया है और इसी पद में Br माइनस निकल गया है। ठीक है, Br माइनस निकल गया है इसी पद में। ओके, तो Br माइनस निकल गया, OH आयन जुड़ गया, तो ये सारा काम एक पद में ही हो गया। अच्छा, इसी में तो देखो ये वहाँ दूसरे पद में भाग ले रहा था, लेकिन यहाँ पहले ही पद में OH का अटैक हो रहा है, OH भी जुड़ रहा है। इसलिए दूसरा बिंदु हम क्या लिख लेते हैं, ये क्रियाविधि को आप मेंशन कर लो, उतार लो। दूसरा बिंदु हमारा जो वहाँ लिखा था कि भाई अभिक्रिया का वेग, इस क्रियाविधि में उसे कंपेयर करते रहना हर एक पॉइंट को, तभी समझ में आएगी SN2। इस क्रिया विधि में अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड के साथ नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया के दर नियम को निम्नानुसार लिखा जा सकता है। पहले हमने कैसे लिखा था और अब कैसे लिखेंगे। पिछली क्रियाविधि थी उसमें हमने R इक्वल टू लिखा था K एल्किल हैलाइड की सांद्रता की पावर 1। ये तो SN1 के लिए था, लेकिन यह एल्किल हैलाइड के साथ इसी पद में एक पद में नाभिक स्नेही भी भाग ले रहा है ना, तो नाभिक स्नेही की भी सांद्रता आएगी। तो अब कोटि क्या होगी, अतः कोटि, तो आपके अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, अब 1+1 दर नियम में प्रयुक्त होने वाले सांद्रता के पदों के घातांक का बीजगणितीय योग अभिक्रिया की कोटि होती है। तो अभिक्रिया की कोटि होगी 2, इसलिए ही यह अभिक्रिया SN2 नाम क्यों है, क्योंकि कोटि 2 है, इसलिए ही यह अभिक्रिया SN2 द्विअणुक प्रतिस्थापन कहलाती है।
द्विअणु कहने के पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि द्विअणुक अभिक्रिया क्यों कहलाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के साथ साथ अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, इसलिए यह अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए तीसरे बिंदु पर आ जाते हैं कि वहाँ मध्यवर्ती कार्बोधनायन बना था, यहाँ क्या है? तो यहाँ तो कोई मध्यवर्ती बनता ही नहीं है, क्योंकि कार्ब इसी पद में तो कोई कार्बोधनायन बनाया कि मैंने Br हटा के सीधे OH को ठोक दिया, OH जोड़ दिया, तो मध्यवर्ती बनता ही नहीं है। तो फिर आप यूँ कहोगे साहब ये क्या बनाया था आपने, ये बीच में डेड 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 यहाँ OH जुड़ता हुआ, यहाँ Br जुड़ता हुआ, यहाँ H और CH3, ये क्या है? ये मध्यवर्ती नहीं है क्या? नहीं, ये मध्यवर्ती नहीं है, ये तो बीच में एक है थोड़े अल्पजीवी संक्रमण अवस्था बनी कि भाई बीच में ये बॉन्ड टूटता दिखा दिया, ये बॉन्ड जुड़ता दिखा दिया, तो ये मध्यवर्ती नहीं है, कार्बोधनायन थोड़ी है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम तीसरे बिंदु के अंदर, इस क्रियाविधि में मध्यवर्ती निर्मित नहीं होता है, मध्यवर्ती थोड़े बल्कि, लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन अल्प जीवी संक्रमण अवस्था, अल्पजीवी थोड़े समय के लिए बनती है, इसलिए संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है जो कि तुरंत ही उत्पाद में टूट जाती है, जो तुरंत उत्पाद दे देगी। मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था है, वो तुरंत ही उत्पाद को अवेलेबल करा देती है। ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथे पॉइंट में वहाँ हमने लिखा था कार्बोधनायन बनता है, वहाँ तो मध्यवर्ती और उसका पुनर्विन्यास भी होता है, तो पुनर्विन्यास की संभावना है, पुनर्विन्यासित उत्पाद बनने की भी संभावना है। लेकिन यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो ये उतार लिया होगा आपने पॉइंट। तो इस क्रियाविधि में चौथा बिंदु है, अब इस क्रियाविधि में मध्यवर्ती कार्बोधनायन तो बनता नहीं है, मध्यवर्ती कार्बोधनायन नहीं बनता है, अतः पुनर्विन्यासित उत्पाद बनने की संभावना भी नहीं रहती है। ये भी ध्यान रख लें। अब जैसे कल क्वेश्चन लिया था अपन ने ये, ठीक है, और इस पर एक्वस KOH की क्रिया करा दें, तो कल तो हमने देखा था कि ये Br यहाँ से हटा था लेकिन जुड़ा यहाँ था OH, लेकिन अगर यहाँ लिख दे SN2 क्रियाविधि, तो ये जहाँ से Br हटेगा ना वहीं पर जाके OH को ठोक दो। अब पुनर्विन्यास नहीं करना है, तो इसका उत्पाद क्या होगा, अब उत्पाद ये बनेगा CH2OH।
अब ये उत्पाद बनेगा इसमें, समझ गए, क्योंकि SN2 है, समझ गए। तो बेटा ये हमने अब 5वां पॉइंट बड़ा पॉइंट है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। SN2 क्रियाविधि का त्रिविम रासायनिक पहलू। जैसे कल हमने SN1 का लिया था कि नहीं, त्रिविम रासायनिक पहलू, ऐसे ही कल हम SN2 का त्रिविम रासायनिक पहलू स्टडी करेंगे। लंबा पॉइंट चलेगा, इस वजह से मैं आज उसके क्लास में उसे नहीं ले रहा हूँ, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप SN1 का त्रिविम रासायनिक पहलू एक बार पढ़ें, फिर अगली क्लास देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लियर? थैंक यू।